Assalamu alaikum students. I am Saida, your science teacher. We had started chapter number 3. Let's continue it. It's my second lecture on this chapter. Let's start. Ecosystem. Ecosystem, all living things and non-living things in a particular place that interact with each other make up an ecosystem. अब ecosystem क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें living organisms और non-living things जिस तरह air, water और सॉइल वगैरह है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या यूँ कह लें उनका एक रिलेशनशिप होता है. दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनका एक रिलेशनशिप होता है आपस में. तो जब ये एक सिस्टम डेवलप करते हैं तो इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, लेट्स सी इट. An ecosystem includes all the organisms interacting with each other and with their non-living environment like air, water and soil. So what is an ecosystem? An ecosystem is a system which has all types of organisms in it. They interact with each other. They are dependent upon each other for their food and other necessities of life, and they are also related to the non-living environment like air, water and soil. Okay, so ecosystem इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, और हर किस्म का, छोटा भी बड़ा भी, हर तरह का ऑर्गेनिज्म, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं अपनी फूड के लिए या किसी भी और ज़रूरत के लिए, और उनका रिलेशनशिप फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग. ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं. An ecosystem could be as small as an area under a tree log और as large as a forest. अब इकोसिस्टम होता क्या है, मतलब ये तो भी हमने देख लिया ना. अब हम देखेंगे कि इसका साइज़ क्या होता है, कि छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है. छोटे से छोटे की एग्जांपल इन्होंने दी है ट्री लॉग. ट्री का जो ट्रंक होता है, अगर हम उसको काट के रख दें ऐसे ही पड़ा रहे ज़मीन पे, तो कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े अपना घर बना लेते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वर्म्स, और उसके अंदर अपने घर बना के, बरूज बना के उसमें रहने लग जाते हैं. तो उनका आपस में भी एक इंटरेक्शन होता है, और जाहिर है कि उनका इंटरेक्शन फिर एयर और वाटर के साथ भी होता है. तो इस तरह से एक छोटा सा उस ट्री लॉग का एक इकोसिस्टम बन जाता है. ठीक है, और अगर हम बड़े से इकोसिस्टम की एग्जांपल लें तो उसमें फॉरेस्ट आ जाता है. आपको पता है फॉरेस्ट कितने बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, छोटे बड़े हर किस्म के प्लांट्स होते हैं, हर किस्म के एनिमल्स उसमें रहते हैं. ठीक है, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इकट्ठे जो रह रहे हैं, फिर ज़ाहिर एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, फिर इन्वायरमेंट के साथ भी उनका रिलेशनशिप होता है. तो इस तरह एक बड़ा सा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. ठीक है, all organisms have their own ecosystems. For example, frogs live in a pond ecosystem, lion lives in a grassland ecosystem, and evergreen trees live in a forest ecosystem. अब देखिए हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक इकोसिस्टम होता है. अब जिसमें एग्जांपल है फ्रॉग की. फ्रॉग कहाँ रहता है? पॉन्ड में. ठीक है, वाटर में रहता है ना, पॉन्ड के पास, कभी अंदर चला जाता है वाटर में, कभी बाहर आ जाता है, लेकिन इट लिव्स इन अ पॉन्ड. तो ये जो पॉन्ड के अंदर सिर्फ वाटर फ्रॉग ही तो नहीं रहता ना, उसमें और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फिश लाइक भी होंगे, और छोटे छोटे वो वाटर फ्ली भी होंगे. फिर उसके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी वेजिटेशन होगी, प्लांट्स होंगे, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होंगे. तो वाटर के अंदर भी फ्रॉग के अलावा और ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वाटर के बाहर भी सराउंडिंग्स में. तो इस तरह से फ्रॉग का एक अपना इकोसिस्टम होगा जिसको हम पॉन्ड इकोसिस्टम कहेंगे. ठीक है, फिर लाइंस हैं. लाइंस ग्रासलैंड्स में रहते हैं और वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहलाता है. क्यों? इसलिए कि ग्रासलैंड में और एनिमल्स भी होते हैं जिनको वो प्रे के तौर पे यूज़ करते हैं, उससे फूड लेते हैं अपनी. और इसी तरह ग्रास के साथ, ग्रास है, ग्रास के साथ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी रह रहे होते हैं. ये सब मिलजुल कर एक सिस्टम डेवलप करते हैं, इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम.
ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रीज़ का भी इकोसिस्टम होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही का इकोसिस्टम होता है, प्लांट्स का भी इकोसिस्टम होता है, ट्रीज़ का भी इकोसिस्टम होता है। अब जिस तरह एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, पहले हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो पाइन्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो उनका भी एक इकोसिस्टम होता है। वो भी ऐसे फॉरेस्ट डेवलप करते हैं कि जिसमें सारे एवरग्रीन होते हैं, पाइन और इसी तरह के बाकी एवरग्रीन ट्रीज़, तो उनका एक फॉरेस्ट सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे इकोसिस्टम्स की डिटेल में। जो फर्स्ट इकोसिस्टम है वो है रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको देखते हैं, डिटेल देखते हैं इसकी। A rainforest ecosystem gets a huge amount of rainfall and mild sunlight. Therefore, it is home to a huge variety of animals and plants. The following food chain shows the relationship among different organisms of a rainforest ecosystem. अब इसमें आप देख रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट, जाहिर है कि वो फॉरेस्ट जो कि जिसमें रेन बहुत ज़्यादा रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसमें रेनफॉल ज़्यादा होती है और उसके साथ फिर जो लाइट है वो उससे कम मिलती है, क्योंकि क्लाउडी रहता है इन्वायरमेंट ज़्यादातर, तो जो सनलाइट है वो ज़रा कम होती है, माइल्ड होती है। ठीक है, तो एक जो इकोसिस्टम डेवलप होगा वो फॉरेस्ट डेवलप होगा, रेन फॉरेस्ट उसको कहेंगे, और ये इकोसिस्टम डेवलप कर लेगा। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, और फिर वो एक दूसरे के साथ फूड चेन डेवलप करते हैं। ठीक है, एक फूड चेन डेवलप होती है, जिस तरह भी ये सामने आपके नज़र आ रहा है स्लाइड में कि सन है, सन से एनर्जी प्रोड्यूसर लेगा। ठीक है, ये जो फ्लावर बना है, कहाँ होते हैं फ्लावर्स? प्लांट्स में लगते हैं ना। प्लांट्स क्या हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स। तो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आएगी, प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग देयर फूड। देन फिर क्या होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर में आप देख रहे हैं बटरफ्लाई है, और भी बहुत से हैं एनिमल्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से अपनी फूड लेगा तो फूड उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें आप देखें ये बर्ड है, ये बटरफ्लाई को यूज़ करेगा एज फूड, तो इस तरह से फूड आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, साथ साथ उसके एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, फिर आगे देखें टर्शरी कंज्यूमर, वो सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करेगा, उससे फूड लेगा, तो एनर्जी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से एक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं कि फूड चेन्स डेवलप होती हैं, जिसके थ्रू फूड ट्रांसफ़र होती है और साथ साथ एनर्जी का भी फ्लो चलता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, अब डू यू नो में देखें क्या लिखा है। बर्ड्स ऑल्सो ईट प्लांट्स, therefore sometimes birds become primary consumers and the food chain becomes shorter. अब पिछले उसमें टॉपिक में हमने देखा था ना कि कंज्यूमर्स के थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो बर्ड्स थे ये आते थे सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो अगर ये फ़र्ज़ करें कि प्लांट्स पर फीड करते हों, यानी प्लांट से फूड ले रहे हैं, उनके ग्रेन्स खा रहे हैं, उनके सीड्स वगैरह खा रहे हैं, तो फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। तो जब ये प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएंगे तो फिर ये जो फूड चेन है ऑब्वियसली ये फिर शॉर्टर हो जाएगी। अब जिस तरह ये आपके सामने एक फूड चेन बनी हुई है ना, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में क्या शो हो रहा है? बटरफ्लाई। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऐसा एक कोई बर्ड हो कि जो बटरफ्लाई यूज़ ना करता हो एज अ फूड, बल्कि वो प्लांट से सीड्स खाता हो, तो फिर क्या होगा? वो जो बर्ड है, जिस तरह स्पैरो है, बाजरा खाती है ना, ग्रेन्स हैं ये, तो ये स्पैरो जो है ये फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगी। तो इस बटरफ्लाई की जगह फिर आप अगर स्पैरो बना देते हैं या उसको लिख देते हैं तो वो फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, जिसमें थोड़ा बड़ा कोई एनिमल आ जाएगा, कैट है, डॉग है। इस तरह ये जो है ना फूड चेन ये ना छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एक जो है लेवल वो मिस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब दूसरे जो एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. A grassland ecosystem is a large ecosystem. It gets less rainfall than a forest ecosystem. However, it supports small trees and shrubs as well as many animals such as elephants, giraffes, lions, and zebras. A simple food chain of a grassland ecosystem can be shown as below. अब देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि ये ज़रा बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम, और इसमें रेनफॉल कम होती है, ठीक है, और इसमें जो ट्री बहुत कम ट्रीज होते हैं, मतलब स्मॉल नंबर होता है इसका, और श्रब्स वगैरह होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर जो एनिमल्स फीड करेंगे या जो इस इकोसिस्टम में एनिमल्स हमें मिलेंगे वो हैं एलिफेंट्स, जिराफ्स, लायंस एंड ज़ीब्रास. और जो फूड चेन ये शो कर रहे हैं, देखें, सन से एनर्जी जा रही है ग्रास तक, प्रोड्यूसर तक, फिर इस पर फीड कर रहा है ज़ीब्रा, ठीक है, ये क्या होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और फिर इस पर फीड करता है लाइन, तो लाइन सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है. तो इस तरह से ये एक छोटी सी फूड चेन बन जाती है. तो हम देख रहे हैं कि ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम है जिसमें फूड के थ्रू ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये आपस में लिंक अप हो रहे हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनका एक रिलेशनशिप है आपस में, एनिमल्स का भी और प्लांट्स के साथ भी. और फिर सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और एयर में ये सांस ले रहे हैं, वाटर भी ये अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये एनिमल्स आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्शन है इनका, और इनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी है जिसमें एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब शामिल है, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इकोसिस्टम की, डेजर्ट इकोसिस्टम. Desert ecosystem gets little rainfall but a high amount of sunlight. Therefore, only those plants and animals that are well adapted to this environment can live there. Examples of living organisms are cactuses, snakes, camels, lizards, etc. अब डेजर्ट इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि डेजर्ट्स में जो सहरा होते हैं, डेजर्ट्स में बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है, जिसकी और उसमें बहुत सनलाइट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है. और जाहिर है कि वहाँ पर जब हाई टेम्परेचर होगा, वाटर भी कम होगा, तो फिर ज़्यादा प्लांट्स वहाँ ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है. जब कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, लेकिन अगर हम उन प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसी होती है कि वो उस हॉट इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. जिस तरह प्लांट्स में अगर हम देखें तो उसमें ऐसे ब्रॉड लीव वाले प्लांट्स नहीं होते, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको कैक्टाई कहते हैं. कैक्टाई जिनके ऊपर बाकायदा लीव्स आपको नज़र नहीं आते, जिस तरह आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये कैक्टस है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं वहाँ, और उनके ऊपर ये जो कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इनकी ये शेप इस तरह होती है कि ये उस हॉट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. फिर स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स भी उसमें मिलते हैं हमें, वो भी रेत के अंदर छुपे हुए होते हैं, सैंड के अंदर. कैमल्स होते हैं, कैमल इजीली वहाँ पर चल फिर सकता है, उसका भी बॉडी, उसके भी जो फीट हैं वो इस तरह के बने होते हैं कि वो रेत पे आराम से चल सकते हैं. फिर लिजर्ड्स हैं, ये भी डेजर्ट्स में आपको मिलेंगी. तो इधर ना लाइन्स होंगे, ना डॉग्स और कैट्स होंगे, बल्कि इस तरह के एनिमल्स, स्नेक्स, कैमल्स, लिजर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स वहाँ होंगे. क्यों होंगे? इसलिए कि वो वहाँ उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं ज़िंदा, ठीक है. तो अब नीचे जो फूड चेन इनकी बनेगी वो किस तरह से बनेगी. देखिए, सन से एनर्जी कैक्टस ने ली, प्लांट है ये, प्रोड्यूसर है, इसके ऊपर क्या फीड कर रहा है, जैक रैबिट, ठीक है, वो इससे अपनी फूड लेगा, और फिर इसके ऊपर क्या फीड करेगा, कॉयोट्स जो हैं ये इसको खाएंगे. इस तरह से एक छोटी सी फूड चेन बन जाती है, ठीक है. इसमें कैक्टस क्या है, प्रोड्यूसर है, जैक रैबिट क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और कॉयोट जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा. डू यू नो में देखिए बॉक्स में क्या लिखा है,
Deserts are very hot, therefore most of the desert animals are active only at night. अब आपको पता है डेजर्ट्स में, सहराओं में बहुत गर्मी होती है डे टाइम में, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा हीट दे रहा होता है। और तो फिर क्या होता है, एनिमल्स छुपे हुए होते हैं अपनी हाइडिंग प्लेसेस में, शेडी प्लेसेस में, और जैसे ही रात होती है तो फिर रात को बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपनी फूड वगैरह लेते हैं, और जैसे ही दिन होने लगता है वो फिर अपनी अपनी हाइडिंग प्लेसेस में ठंडी जगहों पे छुप जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। A pond ecosystem is a smaller ecosystem having fresh water and a variety of organisms. Pond weeds and water lilies are some of the common pond plants. Many small animals and insects such as shrimps, frogs, turtles and fish live there. अब पॉन्ड इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं कि पॉन्ड छोटा सा होता है ना, तालाब जिसको कहते हैं। तो कोई भी जगह ऐसी हो थोड़ी डिप्रेशन वाली, तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और वहाँ पर पॉन्ड बन जाता है। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है एक छोटा सा इकोसिस्टम है, और इसके अंदर फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें मिनरल्स या सॉल्ट ज़्यादा नहीं होते। सी वाटर वो होगा जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, और वो वाटर जिसमें सॉल्ट ज़्यादा नहीं होते उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। ठीक है, और इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, छोटे छोटे बेशुमार ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें इतने आसानी से नज़र भी नहीं आते, वो पॉन्ड इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं। अब इसमें अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल देखें तो वीड्स, प्लांट वीड्स आते हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि वाटर के अंदर ऐसे वीड्स ग्रो कर रही होती हैं, उसके सरफेस पे भी होती हैं, उसके अंदर भी होती हैं। वाटर लिलीज, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, और इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं, जिस तरह लोटस है, कमल का फूल उसमें लगता है, उसमें प्लांट्स बनते हैं, बड़े बड़े उसके लीव्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर लिलीज और वीड्स जो प्लांट पॉन्ड वीड्स हैं, ये सारी इसी के अंदर ग्रो करती हैं वाटर में। और स्मॉल एनिमल्स में क्या आ जाते हैं कि इंसेक्ट्स छोटे छोटे से वो भी उसमें होते हैं, श्रिम्प्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये सब इसमें, टर्टल है, छोटी वाली फिश है, ये सब पॉन्ड में रहते हैं। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। अब इसकी फूड चेन कैसे डेवलप होती है कि सन से एनर्जी कैप्चर करता है प्लांट, जो कि पॉन्ड वीड भी हो सकता है, वाटर लिली भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर फीड करेगा ग्रास हॉपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर इसके ऊपर फीड करता है फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और फ्रॉग पर फीड करता है स्नेक, तो ये टर्शरी कंज्यूमर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक फूड चेन डेवलप हो जाती है पॉन्ड इकोसिस्टम में। अब हम देख रहे हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी देम। फर्स्ट, आर सीड्स प्रोड्यूसर्स? व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स अट्रैक्ट देम? And number 2, what is an ecosystem? Number 3, write down a food chain in which humans are secondary consumers. Number 4, how do tertiary consumers get their food? Write any 2 examples. अब ये 4 questions हैं short, मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी इसी लेक्चर के साथ। नीचे YouTube पे आप देखते हैं इस लेक्चर को, तो नीचे लिंक दिया होगा, उसमें वर्कशीट है। आप उस वर्कशीट को खोलेंगे, ओपन करें, उसको देखें, उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स मैंने साथ लिखे हैं। आप उनको अपनी नीट कॉपी पे करेंगे और फिर उसका इमेज मुझे भेजेंगे ताकि मैं उसको देख सकूं कि आपने ये काम कर लिया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें, 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर कंज्यूमर्स? डिस्क्राइब देयर 3 टाइप्स। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इन योर ओन वर्ड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट्स फूड चेन। नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसकी वर्कशीट आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, वो लिंक साथ आपको मिल जाएगा, और आपने अच्छा सा काम करके, नीट एंड क्लीन काम करके इसका इमेज बना के मुझे भेजना है। फिर इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है वो आपने अपनी बुक के ऊपर खुद से करनी है। ठीक है, आप पेंसिल से करेंगे, खुद से करेंगे, और वो बहुत इजी है, वो आप इजीली कर लेंगे। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है पूरा चैप्टर, तो यू कैन वेरी इजीली डू ऑल दोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन गिवन इन एक्सरसाइज।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अब आपने मुझे काम करके भेज देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।